अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मस्जिद सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 36। मस्जिद सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। खुदा खुदा करके इसकी बकवास ख़त्म हुई। इसके बाद क्वार्टर पर आया तो देखा बाहर ताला पड़ा है। ताला खोलते हुए बताने लगा कि नाश्ता बना के इसकी पद्मा सब्ज़ी तरकारी लेने बाज़ार चली जाती है। जब तक आएगी हम दोनों नाश्ता कर लेंगे। कहने लगा, पर यार तुम तो इनकार कर रहे हो, अकेले नाश्ता करने में क्या मज़ा। पद्मा आ जाएगी, इसके साथ मैं भी कुछ खा भी लूँगा। चल खैर। तो पक्की बात है, तुम नहीं खाओगे। मैंने इनकार में सर हिला दिया। वो मेरा हाथ पकड़े पकड़े क्वार्टर में दाखिल हो गया। क्वार्टर के बीचों बीच मिट्टी गारे से ईंट पत्थर जोड़ के 4-4.5 फीट का एक पेडिस्टल सा बनाया गया था, जिसे खूब लेपा पोता गया था। पेडिस्टल पर एक चौरस गमला रखा था। गमले में रेहा पाबलांगा का एक पौधा लगा था, जिसे शायद मरवाया तुलसी भी कहते हैं। हाँ, तुलसी माँ। तुलसी माँ के कदमों में जंगली गेंदे के फूलों से उबलती एक क्यारी थी। आंगन को खूब जी लगा के झाड़ू बहारी दी गई थी। पद्मा के घर वाले ने एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कहने लगा, ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ बिस्तर है, एक कुर्सी भी पड़ी है, और ये देखो फर्श पर सुनील पार्टी डाली हुई है। चटाई तिनकों की चटाई समझते हो? बस तो मर्जी, बिस्तर पर लेटो, मर्जी वो शीतल पर लेटो योगा करो। तुम योगा करते हो? नहीं करते होगे। मुसलमान भाइयों में योगा की चर्चा नहीं है। वो तो एक ही काम जानते हैं, बल्कि 2 काम, मांस खाते हैं और माल। हा, बुरा मान गए। चलो छोड़ो भाई, मेरी मस्ती की आदत है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। कोई चीज़ की ज़रूरत हो मुझे पद्मा को आवाज़ दे लेना। वो तुम्हारे छोटे मोटे काम खुशी से कर दिया करेगी। बुरा नहीं मानती पद्मा। बोलती है मुझे इनकी टहल सेवा में ऐसी कौन सी अड़चन है। अच्छा कहकर जैसे वो सामने से हटा, किसी ने दरवाज़ा थपथपाया। अपने कमरे में जाने के बजाय इसने बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। हाँ पद्मा रानी, अच्छा हुआ, देर नहीं लगाई तूने। देख, दुबे जी ने किसे भेजा है और देख ले, ये भी मुसलमान भाई निकला। हाँ, भूत प्रीत से डरेगा ये भी। वो बोली, चल बकवास नहीं कर। इसने बात गुस्से में नहीं, इठला के कही थी। फिर वो सामने आ गई। तंग मराठी कपड़ों में खूब चमकदार स्या बालों की कसबी चोटी और अंगूठे के नाखून जितने घुमाव वाला नाक, देहाती जेवर पहने मुस्कुराती हुई दरवाजे में आ खड़ी हुई। इसका रंग खिलता हुआ सांवला, होंठ दबीज और आंखें बड़ी बड़ी थी। वो बाजार से आ रही थी, मगर लगता था कच्ची नींद से उठकर आ रही है। वो मुझे देख के होले से ऐसे मुस्कुराई जैसे पुरानी जान पहचान है। बोली, पद्मा नाम है मेरा, मैं शेर खान। मैंने अपना तारुफ कराया। शायद यही तरीका होगा यहाँ का। वो हंसी। दांत इसके एकदम सफ़ेद और हंसी के बाद बच्चों जैसी थी, लेकिन सिर्फ आवाज़। देखने में तो इसकी हंसी किसी बहुत जानकार औरत की हंसी थी। वो कमरे में आने को बड़ी तो उसका आदमी बोला, चल छोड़, इसे लेटने बैठने दे, ये भी कुछ नहीं खाएगा, बोलता है भूख नहीं। अच्छा। वो कुछ देर दरवाजे में रुकी, मेरी सूरत देखती रही, फिर इस बात में सर हिलाती और राजदारी से मुस्कुराती हुई चली गई। मैं कुर्सी पर बैठ कर सोचने लगा, ये किन लोगों में आ गया हूँ, ये दोनों भला किस चक्कर में है। रंगून मेरे लिए नया शहर था, मगर ऐसा नया भी नहीं था। वही पाकिस्तान हिंदुस्तान के जैसे के बड़े शहर का माहौल था। ये जोड़ा और उनका सर्जन दुबे साहिब हिंदुस्तानी होंगे, वाज़े तौर पर बम्बई या किसी बड़े शहर से आए होंगे। बड़े शहरों का यही है, सब तरह की मखलूक आके बस जाती है। मेरा क्या है। वो लड़का के अस्पताल में शिफ्ट होने के काबिल हुआ नहीं कि हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। 4-5 दिन यहाँ संभल के गुजार लूँगा, लेकिन 4 दिन मुर्दा खाने में ड्यूटी देने के तस्वुर से मुझे पसीने आ गए। मेहनत से जी चुराने वाला आदमी नहीं हूँ, मगर मुर्दे अल्लाह रहम करे। कुछ देर कुर्सी पर बेचैनी से पहलू बदलता रहा, फिर बिस्तर पर जा लेटा। नामालूम कितनी देर सोता रहा और किसी को उठाए बगैर आप या बेदार हो गया। दोपहर ढल चुकी थी। मैं याद आया, पूरे कपड़े में मोजे पहने सो गया था, मगर इस वक्त भारी चादर सी ओढ़े उठा था। घबरा के मैंने अपनी टांगों और बाजों को हाथ लगाया। बदन पर मेरे अपने कपड़े नहीं थे। नामालूम कैसे मैंने लंबा ऊनी अंडरवेयर और पूरी आस्तीनों वाली एक बुनियान पहन रखी थी। मोजे भी उतरे हुए थे। ये क्या वहशत है। मैं उठ के बैठ गया। मेरे अपने कपड़े सलीके से तय किए हुए रखे थे और मैंने देखा फर्श पर बिछी शीतल पार्टी पे चादर ओढ़े को लेटा है। अभी मैं पूरी तरह समझ में ना पाया था कि शीतल पार्टी पर लेटे हुए किसी ने कसमस आके करवट बदली। चादर सिरक गई और खूब गुंदे हुए स्याह चमकीले बालों की चोटी जैसे खुद अपनी ताकत से उछली और तिनकों की ठंडी चटाई पर जा पड़ी। या अल्लाह खैर, मैंने दिल में कहा। कांसी के कंगन बजे और चादर फेंकती हुई मुर्दा घर के इंचार्ज की औरत पद्मा तिनकोली चटाई पर उठ बैठी, आलती पालती मार के बैठ गई। मराठी लिबास इस काबिल नहीं होता कि कोई भी सेहतमंद औरत फर्श पर आलती पालती मार के बैठ सके। वैसे ज्यादती की बात अलग है, कोई धांधली पर तुल ही जाए तो क्या किया जा सकता है। वो औरत पद्मा धांधली पर तुली हुई थी। ऐसी जानकर राजदाराना अंदाज में हंसी और बोली, सारी दोपहर सो के निकाल दी। हाँ। मैंने चादर से खुद को और अच्छी तरह लपेट लिया और सिरहाने तय किए हुए रखे अपने लिबास की तरफ इशारा करके पूछा, ये किसने रखे। मैंने, और कौन रखेगा। वो चांदी से दांतों को चमका के बोली। मैं सन्नाटे में आ गया। मैं जो जेर जामे पहने था पता नहीं कहाँ से आए थे।
ये मैंने अपने बदन पर नहीं चढ़ाए थे, ये तो मेरे थे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, आखिर चढ़ाए किसने मेरे बदन पर? मैंने पूछा। जो मैं पहनी हूँ किसने पहनाए हैं? संपूर्णा ने। इस औरत ने बैठे बैठे इंगड़ाई ली। संपूर्णा? कौन संपूर्णा? संपूर्णा मेरा आदमी, और कौन? इसने क्यों? वो मेरी बात काट कर इटलाकर बोली। वो नहीं पहनाता तो क्या मैं पहनाती? वाह रे वाह। और वो मुंह पर हाथ रख के ले जाती शर्माती हुई हंसने लगी। मगर ये क्यों? तेरे आदमी को आखिर ऐसी क्या? मुझे गुस्सा आ रहा था। लो, उल्टा बुरा मान गई। तेरे कपड़े सोते में मसल रहे थे ना, मैंने इसे डांट दिया। किस किस्म के लोग हो तुम? क्या ज़रूरत थी भला? और ये बुनियान कच्छा जो पहना ये किसका है? कहाँ से आया है? इस पर डांटने का कोई असर न हुआ। अपने भरे भरे होंठों से चूंच सी बना के बोली, मेरे को क्या खबर किसका है, कहाँ से आया है? आएगा कहाँ से? अरे वही संपूर्ण मुर्दे घर से उठा लाया होगा। मैं चादर फेंक के उठा, फिर फौरन खुद को चादर में लपेट के बैठ गया। मुझे सिर्फ कच्छा पहने देख के अपनी आंखों पे हाथों की ओट करके घूम गई थी और बेरुखी हंसी जा रही थी। धीरे धीरे कह रही थी, बेशरम नहीं तो बेशरम, और हंसी से बेहाल हो रही थी। ला हौला वला कुव्वा। इस साले संपूर्ण ने मुझे किसी मुर्दे का अंडरवेयर बुनियान पहना दिया था। मैं गुस्से में लरजता कांपता अपने कपड़े उठा के बाहर भागा। छोटे से क्वार्टर में गुसल खाना कहाँ से आता? मैंने देखा रसोई घर में एक तरफ सीमेंट का चबूतरा बना था, बाल्टी भरी रखी थी। मैंने अंडरवेयर बुनियान फेंक कर जल्दी डूंगे से मैंने खुद पर पानी बहाया और जैसे तैसे अपने कपड़े पहनकर सर्दी में कांपता हुआ वापस अपने बिस्तर पर आ गया। वो बिस्तर पर बिछी चादर की सलवटें दुरुस्त करने के बाद पट्टी पर बैठी मजे से टांगे हिला रही थी। मुझे भीगा हुआ और सर्दी से कांपते देखकर बोली, देखा कैसा चलाया तुझे? अरे बुद्धू, तूने देखा नहीं? बिल्कुल नया नकोर कच्छा बुनियान है, संपूर्णा के लिए लाई थी, अभी पैकिंग भी नहीं खोली थी। कैसा चलाया तुझे? हंसते हुए बोली, सर्दी के टाइम तुझसे स्नान करने को बोलती तो साफ मना कर देता, अब आया ना कैसे झट पानी डाल के। मैंने चादर खींच के खुद को सर्दी से बचाने को लपेटना शुरू कर दिया और हाथ बढ़ाकर मेरी मदद करने लगी। मैंने इसका हाथ झटक दिया तो झूठ मूठ गुस्से में बड़बड़ाने लगी, देखो कैसा ना कदरा, मेहमान है, हम सेवा करते हैं, इस उसका गुस्सा होता है। ये कहती हुई वो चली गई। मैं ऐसा कौन सा गुलफाम हूं कि जहाँ जाता हूँ औरतें लड़कियाँ मेरी जान को आ जाती हैं, मगर जो हो रहा था सामने था। मैं सोच रहा था कि किस तरह इस सर्जन दुबे से मिलकर दरख्वास्त करूं कि वो मेरा पीछा छुड़ाओ इस मुर्दा घर स्टाफ से। अगर डॉक्टर चाहता है कि अपने रहायश किसी उजरत में या केकी के इलाज के बदले में मुझे अस्पताल में खिदमत के लिए, तो मैं हर तरह की मुशक्क़त कर लूँगा। अस्पताल के किचन में बर्तन धोके सब्जियाँ साफ़ करने, काटने, तैयार तक करने राज़ी हूँ। मालिक का काम या कुछ नहीं तो वार्ड बॉय की मददगार की खिदमत भी स्पुर्द कर दी जाए तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अभी मैं इस बारे में पूरी तकरीब ही सोच पाया था कि वो बड़ी सी थाली नाश्ते की चीज़ें लेकर आ गई। बोली, खाने का टाइम निकाल दिया, अब नाश्ता कर लो, फिर हम तुम्हारा बड़ा काम करना है। मैंने पूछा, कैसा काम? बोली, कितने दिन रुकेगा? काम तो होंगे। रुके हुए? मैंने पूछा। फिर इसने सर हिला दिया। यह ना बताया कि किस तरह के रुके हुए काम है। नाश्ते में सूजी से बना हुआ बेशक्कर का नमकीन हलवा था। इसे जनूबी हिंदुस्तान में अपमा कहा जाता है। अपमा के अलावा एक बड़ा खुशबूदार कलमी आम और 2 मीठी चटोरी भी थी। मैंने खामोशी से जाके कुल्ली की, हाथ धोए और शौक से अनोखा मगर मज़ेदार नाश्ता किया। वो थाल वापस ले गई और 2 गिलास भर के चाय ले आई। एक गिलास खुद इसके लिए था, जिसे दोनों हाथों में थाम के आलती पालती मार के मेरे सामने तिनकों की चटाई पर बैठकर पीने लगी। वो जिस तरह बैठी थी इससे कोई भी उलझन में मुब्तला हो जाता। चाय अच्छी थी। मैंने तारीफ़ की तो बोली, ये कुछ नहीं, चाय तो कभी किसी वक्त तुझे पिलाऊंगी, केसरी कस्तूरी चाय। मुझे मालूम नहीं था कि केसरी कस्तूरी चाय क्या होती है। मैंने इससे पूछ दिया। कहने लगी, ज़ोफ़रान और जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं। मैंने सोचा होगी कुछ, मुझे तफसीर क्या पूछनी। वो टिकटिकी बांधे मेरी सूरत देखती रही। देर तक मैं कुछ भी ना बोला तो कहने लगी, तूने पूछा नहीं कस्तूरी कैसी चाय अभी क्यों नहीं बांधी, तेरे लिए बनाई। मैंने कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बोली, एक बात मगर मैं तुझे नहीं बताऊंगी तो समझेगा बिल्कुल भी ख्याल नहीं, लाशर्म बेच खाई है मैंने। चाय बनाने में ना बनाने में लाशर्म कैसी? बोली, जब बताऊंगी तो तेरी समझ में आ जाएगा सब बात। वो भी अपनी मियाँ की तरह बक्की लगती थी। फिर बोली, तूने कभी औरत रखी है? या वहशत, ये किस किस्म का सवाल है? मैं इसकी सूरत देखने लगा। वो अपनी ज़ुबान अपने रुखसार में टिकाए, छोटा सा एक शरीर टीला बनाए, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे तकने लगी। मैंने कदरे उलझन थोड़ी झोंझल के साथ इसे देखा, फिर खुद ही बोली, नहीं रे, लगता है बिल्कुल ही कोरा है। चल फिर कैसी कस्तूरी तुझे नहीं बचेगी, अभी नहीं पिलाऊंगी। जब संपूर्ण तेरे लिए कोई जनानी कहीं से घेर कर लाएगा, इसी टाइम कैसी चाय तुझे दूंगी तेरे को। और क्या दूसरी जनानी नहीं हुई तो कोई मुझे अपने लिए मुसीबत बुलानी है? चाय पी के तूने बेनात का बैल ही बन जाना है। मेरी शामत आ जाएगी, मेरा संपूर्ण बेचारा। और जो इसने बात कही तो तुम दोनों जनों सांडों की तरह चल पड़ोगे एक दूसरे पे, नारे ना ही।
वो हंसती रही। मैंने सोच लिया कि आज बल्कि अभी दुबे सर्जन से मिल लेना है और ये मसला हल करना है, इस तरह तो गुजारा नहीं हो सकता। मैं हाथ धो के वापस आया तो प्लास्टिक की बाल्टी में साबुन और स्पंज का टुकड़ा डाले सेन में अखड़ी हुई थी। सूरज से लगता था कि इसने काम का सेन बना लिया है। वो अब छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने के मूड में नहीं थी। मैंने पूछा क्या हो रहा है? बोली काम, ये एक बाल्टी स्पंज तेरे वास्ते उठा ली है, आ मेरे साथ। मैंने पूछा जाना कहाँ है? बोली सब खबर लग जाएगी, आजा। क्वार्टर में ताला डाल के वो मुर्दा घर की तरफ चली। मेरा जी घबराने लगा। अब क्या वो मुझे मुर्दा घर में मुर्दे नहलाने के लिए जा रही है? मगर वो इसके बराबर बने शेड की तरफ मुड़ गई। खुले शेड में स्टील के रैक थे जिनमें एक ही साइज के प्लास्टिक के टब जैसे उपतरे जमा हुए थे। इससे दुआओं की नागवार बू उठ रही थी। खासे मोस्टले प्लास्टिक से बने ये टब इतने भारी जरूर थे कि केली पद्मा ने रैक से एक टब उतारना चाहा तो इसे उतारा ना गया। मैंने इसकी मदद की, तब वो इसे शेड के नालीदार फर्श पर रखने में कामयाब हुई। वो रैकों के पीछे जाके एक बाल्टी स्पंज और साबुन का टुकड़ा उठा लाई और नल में लगा रबड़ का पाइप चलाकर टब को पानी खिल की धार से तर करने लगी। फिर इसने प्लास्टिक पर स्पंज से झाग बना बना के खूब सा साबुन मिला। फिर मुझे दिखा कर बहुत देर तक टब को अंदर से साफ करती रही। मैंने और इसने टब को उल्टा और पद्मा ने बताया कि इसकी बाहर की सतह किस तरह साफ की जाती है। कुछ ही देर में टब जगमगाने लगा। इसके इशारे पर मैंने वो साफ किया हुआ टब एक तरफ लगे खाली रैकों पर रख दिया। मैं और पद्मा 2-2.25 घंटे इसी तरह मसरूफ रहे। फिर से मुझसे पूछा कि अगर मुझे टब साफ करने और स्टोर करने का तरीका आ गया तो अब जाएगी? इस वक्त बहुत काम है। मैंने कहा हाँ तुम जाओ, मैं काम समझ गया हूँ। मैं काफ़ी रात तक इसी शेड में इनको साफ करके रैकों पर रखता रहा। रात में किस्मत संपूर्ण आया। कहने लगा चल क्वार्टर में नहा धो के कुछ खा पी ले, फिर तेरे साथी लड़की को स्पेशल वार्ड में देखने चलेंगे, सर्जन दुबे भी वहीं होगा। क्वार्टर में थके थकाए आके नहाने खाना खाने में आधी रात से ज़्यादा गुजर गई। मगर वार्ड का चक्कर लगाना ज़रूरी था। मैं केके से बेताल्लुक तो नहीं रह सकता था। फिर यह भी ख्याल आया कि सर्जन दुबे से ज़रूर मिलना है ताकि रहाइश का मसला हल करूँ। संपूर्ण और इसकी औरत किस चक्कर में है यूँ तो भी नहीं कहा जा सकता था, मगर आम से सूझबूझ का आदमी भी जान सकता था कि ये जोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहा है। पहले मियाँ ने अपने मेहमान किसी मुसलमान भाई का किस्सा सुनाकर मुझे बताना चाहा कि इसकी पद्मा कितनी चालाक है, और ख़ुद पद्मा ने अपनी उठक बैठक, अपने अंदाज और अपनी साफ बातों से मुझे माइल करने और अपने ढप्पर लगाने की कोशिश की थी। इन लोगों से दूर रहना ज़रूरी था। हम दोनों वार्ड में पहुंचे तो किसी इंतजाम के तहत सर्जन दुबे और इसकी नर्स और एक वार्ड बॉय केके के कमरे में पहले ही से मौजूद थे। सर्जन दुबे आधी रात को केके का हाल पूछने आया था क्योंकि इसे मालूम था कि संपूर्ण मुझे ला रहा है। वार्ड बॉय और नर्स केके को अटेंड करने के लिए इसका कमरा साफ करके चले गए। तब सर्जन मुझे केके के पास ही स्टूल खींच के बिठा लिया। कहने लगा गौर से सुनो, पुलिस तुम दोनों को तलाश में कई घंटे यहाँ अस्पताल में गश्त करती रही है। शाम को वो दोबारा आएगी। वो नीचे स्टाफ से मुख्तलिफ तरीकों से पूछ करेगी। ये परेशानी की बात थी। मैंने तशवीश जाहिर की तो सर्जन दुबे ने तसल्ली दी। केके तक उसे टेक लगा मेरी बातें सुनता रहा, बोला कुछ नहीं, मगर सर्जन दुबे ने इसे बातचीत में शामिल कर लिया। दरअसल हम दोनों पर एहसान जताना चाहता था और ये बताना चाहता था कि हमारी वजह से वक्त खतरे में आ गया है। मैंने कहा मुझे पूरा एहसास है कि मेरी वजह से आपकी पोजीशन ख़राब हो सकती है। इसने हाँ में सर हिलाया, फिर बोला समझदार आदमी हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को यहाँ रख के पुलिस से बचा लूँगा, तुम्हारे दोस्त का इलाज करूँगा। इसमें ख़तरा भी है और ख़ुद मेरी अपनी जेब से खर्च भी बहुत हो रहा है। तो अब बताओ बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैंने कहा जो आप कहें। मैं रकम का बंदोबस्त कर सकता हूँ। आप जो रकम मांगे यही रंगून में अदा कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। दुबे बोला मुझे रकम नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे बहुत हैं। मैं तुमसे थोड़ा सा ताउन मांगता हूँ। तुम ऐसा करो कि जो ऑफर मैं इस वक्त दे रहा हूँ इस पर खूब सोच समझ के और अपने दोस्त से मशवरा करके मुझे जवाब दे दो। मैंने कहा आप अपनी शर्त या ऑफर जो भी बताइए। कहने लगा एक साथ मेरे बहुत से आदमी नौकरी छोड़ के चले गए हैं। दुबई में कोई अस्पताल खुला है, इसके लिए भर्ती बर्मा, इंडिया और पाकिस्तान में की जा रही है। तो बस सबके सब लंबी तनख्वाहों के लालच में चले गए। यहाँ के कामचोर और बेढंगे वर्कर भर्ती नहीं कर सकता, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसे चाहता हूँ जब तक मैं तुम्हारी तरह के समझदार और मजबूत जिस्म वाले नए वर्कर्स भर्ती न कर लूँ, तुम अस्पताल में काम करते रहो, बदले में ठहरने की जगह और खाना भी मिलेगा। माकूल बात थी। मैंने कहा ठीक है, मैं काम करता रहूँगा, मगर मालूम तो हो कि कितने दिन रहना होगा और काम करना होगा। सर्जन बोला वैसे तो 5 हफ्ते लगेंगे तुम्हारे साथी को बिल्कुल ठीक होने में, मगर मैं 4 हफ्ते में छुट्टी दे दूंगा क्योंकि तुम लोगों को जाने की जल्दी है। मैंने कहा ठीक है, पर मेरी रहाइश का कोई बंदोबस्त कीजिए। बोला क्यों, संपूर्णा के घर में तकलीफ़ है। मैंने कहा मियाँ बीवी के बीच एक अजनबी आदमी का रहना जो नौजवान भी हो किसी तरह मुनासिब नहीं। सर्जन हंसने लगा, बोला ये तुम्हें किसने बताया कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं? मैंने कहा कौन बताता, ये दोनों कह रहे थे कि फिर रहते जो एक साथ हैं। मैंने तस्दीक से संपूर्णा की तरफ देखा। सर्जन बोला अरे दोस्त हैं, मियाँ बीवी नहीं है। ये अलग बात है कि बिस्तर मुसहरी की कमी की वजह से बेचारे एक साथ गुजारा कर रहे हैं। सर्जन ने ये बात मसखरेपन में खुद संपूर्णा की तरफ देखते हुए कही थी। इसने दांत निकाल दिए थे।
केके ने दवाओं के जेर असर होने के बावजूद सर्जन की फिक्रे की दाद मुस्कुरा के दी थी। मैं कुड़ के रह गया। यहाँ अजीब अजीब बातें देखने को मिल रही हैं। मैंने कहा, जो भी हो, किसी के साथ, वो चाहे मियाँ बीवी हूँ चाहे ना हो, मेरा रहना ठीक नहीं, बल्कि मैं तो छड़ेछाड़ मर्दों के साथ भी रहने से परेशान हो जाता हूँ। आपको अकेला क्वार्टर, एक अलग थलग कमरा ही दे दीजिए, मैं महीना भर रह लूँगा, मगर इस संपूर्ण और पद्मा के साथ मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे यहाँ से हटा दीजिए। सर्जन ने कहा, ठीक है, 1-2 दिन गुजारा कर लो, कोई बंदोबस्त करूँगा। फिर वो बताने लगा कि काम की तफसील तुम्हें पद्मा और संपूर्णा ही बताएंगे, चाहे इनके साथ रहो चाहे ना रहो। और काम, सर्जन ने बताया, सभी तरह के आते रहेंगे, तुम्हें सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम रात के 1 बजे तक संपूर्णा के क्वार्टर पर पहुंचे। आते ही वो सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में आया तो देखा मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़े पद्मा लेटी है। ये क्या तमाशा है? जाओ यहाँ से, जाओ अपने कमरे में। मैंने शोर के टूट बैठी। इसके आदमी मतलब संपूर्णा ने आवाज़ से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। कोई अपनी तरफ से इसने सारे मामले से हाथ झाड़ लिए थे। वो इसी तरह बैठी बैठी हथेली से अपनी आंखें मल रही थी, जैसे रात की शिफ्ट से घर लौटने वाले मियाँ बीवी की आमद पर बीवी कुछ मुतमईन हो के आ गया है। वो कुछ नींद खराब होने की वजह से भरम बैठी बिस्तर पर आंखें मलती है। मैंने दोबारा से बिस्तर खाली करने का इशारा किया तो पूछने लगी, सर्जन से मुलाकात होगी तुम्हारी? मैं चिड़ा हुआ था। तुझे मेरी मुलाकात होने ना होने से क्या फिक्र है? जा अपने कमरे में, मुझे सोने दे, थका हुआ हूँ। इसने आधा कंबल खींच के जैसे मेरे लिए फालतू कर दे, आधा बिस्तर पर मेरे लिए जगह बना दे। झगड़ा क्यों कर रहा है? नींद आ रही है तो सो जा। इस तरह की रिटाई मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। मैंने कहा, देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे इस क्वार्टर में 1 या 2 दिन गुजारना है। अगर 1-2 दिन मुझे अकेले छोड़ दोगी तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। कहने लगी, मैं क्या कर रही हूँ? कोई तुझे खा नहीं जाऊँगी, मरा जा रहा है डर के मारे। अरे एक तरफ आके पड़ जा, मेरी तरफ से तू अकेला ही है। चल, तू कहे तो तुझसे बात भी नहीं करूँगी। मुझे तरारा आ गया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब इस संपूर्णा साले को 2 हाथ मार के इस कमरे से निकालता हूँ। ये है तो यही सही। वो उठी, मेरे बराबर आ खड़ी हुई, मेरा हाथ थाम के खुशामद करने लगी। ना ना ना, तू संपूर्णा को मारपीट मत करना। असल में मेरी इसकी लड़ाई है, शाम से बोलचाल भी बंद है। तो मैं इसके कमरे में नहीं जाऊँगी, ना ही इधर से आने दूंगी। एक ही बार की बात है, मुझे से पड़ा रहने दो। सवेरे मुझे पता है संपूर्णा मुझे मना लेगा, चली जाऊंगी। मैंने फर्श पर बिछी शीतल पार्टी की तरफ इशारा किया। बिस्तर खाली कर दे, जा। सोती है, इधर जाके सो जा, तुझे इधर तिनको नहीं टिकने दूंगा। वो जैसे मजबूरी में उठे और कंबल समेटते हुए शीतल पार्टी पे जाके खूब ओढ़ लपेट कर पड़ गई। बिस्तर पर एक तकिया और गद्दा चादर रह गए थे। पहले मैं समझा ये कोई अयारी है, मुझे सताने को कंबल खींच के चल दी है, मगर 2-3 मिनट में वो सुकून से हल करके खराटे लेने लगी। इसको उठाना या ये मौजू को दोबारा छेड़ना मुनासिब नहीं था। मैंने देखा गद्दे के नीचे दरी बिछी थी, तो बिस्तर की दरी लेट के मैंने चादर ओढ़ी, ऊपर गद्दा डाल लिया। कुछ देर बेचैन रह के आखिर गर्म और पुरस्कुन होता गया और सो गया। मेरे ऊपर से गद्दा हटा के कंबल ओढ़ दिया था। रात की बातों का असर मैंने ना तो संपूर्णा न पद्मा के चेहरे पर पाया। वो मामूल के मुताबिक नाश्ते की और काम पर जाने की तैयारियां करते हुए मुझसे इधर उधर हल्की फुल्की बातें करते रहे। आज फिर इसी शेड में ले जाकर प्लास्टिक की बदबू वाले टब धोने सिखाने की ड्यूटी मिली। पद्मा कहने लगी, आज इनकी धुलाई और पैकिंग है, धुलाई से तेरी फरागत लंच के टाइम तक हो जाएगी। क्वार्टर पर आ जाना, तुझे संपूर्णा को चावल दाल बनाकर दूंगी। मैंने हाँ में सर हिलाया। कोई ज़्यादा बात इससे ना की। मैंने देख लिया था इस डब की औरतों से ज़्यादा बात करने में सरासर नुकसान ही होता है। लंच तक मैंने प्लास्टिक के वो अनोखे टब धोता सुखाता रहा। फिर क्वार्टर पर आया तो संपूर्ण पद्मा मुझसे पहले आए हुए थे। ये देखकर लगता था कि लड़ाई के बाद मेल मिलाप हो गया है, क्योंकि दोनों पास ही बैठे थे। मुझे देखकर जरा सिरक के अलग हो गए। पद्मा ने दोपहर के वक्त भी होंठों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी, जो इस साले संपूर्णा के चेहरे पर जगह जगह उतराई थी। पद्मा ने हमें दाल चावल और आम का अचार दिया। खाना अच्छा बना था और अचार में एक बात थी जो दूसरी जगह मुझे आज तक नजर नहीं आई। कोई बर्मी किस्म के नुस्खे होंगे। मुझे हींग की महक भी आई। खाने के बाद संपूर्णा मेरे साथ हो लिया। कहने लगा, टब पूरे धुल गए, आओ अब इनकी पैकिंग कर लेते हैं। मैंने पूछा, कैसी पैकिंग? बोला, चल तो रहे, तू देख लेना। क्वार्टर से निकलकर हम सीधे मुर्दा खाने की तरफ चले। संपूर्णा ने चाबी निकाली, ताला खोला, अंदर की लाइटें जलाई और दरवाज़ा अंदर से मुकफ्फल कर दिया। मैंने पूछा, ताला क्यों डाल रहे हो? हंस के कहने लगा, इसलिए कि तुम भाग नहीं जाओ। ऐसी कोई हंसी की बात नहीं थी। मैंने उसे संजीदगी से देखा, वो भी संजीदा था। और इस लम्हे मेरी नज़र सामने मुर्दे रखे हुए स्टैंड के छज्जों पर पड़ी और छज्जों के बराबर ऊपर तरह रखे हुए मैं 2 दिन की मुशक्कत से धो सुखा के चमका दिया था। छज्जों पर कोई 2 दर्जन नंग धड़ंग धुली धुलाई तैयार की हुई लाशें थी। मुर्दों, औरतों, बूढ़ों, जवानों की लाशें, जिन्हें देखते पता चल जाता था कि पेट चाक करके हर लाश की आलाश निकाल दी गई है। प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम एक कतार से रखे थे, जिनमें तेज बू वाली दवा होगी, जिसकी बूकी मैंने 2 रोज से टब धोते महसूस की थी। ये किस तरह की गोश्त महफूज करने वाली दवा थी?
अभी मैं मुर्दा घर में सजी इन सब चीज़ों का जायजा ले ही रहा था कि किसी अंदरूनी खटके से मुर्दा घर का बगली दरवाज़ा खुल गया और सफ़ेद कोट पतलून, सफ़ेद बेदाग गोन और रबड़ के दस्ताने पहने रबड़ के ऊंचे जूतों में फर्श पर खिसखिस करता हुआ सर्जन दुबे आया और मेरे बिल्कुल सामने लाशों से भरे छज्जों के दरमियान खड़ा होकर बोला, हेलो शेर खान, ये क्या हो रहा है? मैंने परेशान होकर ये सवाल बराह रास्त दुबे से किया। हम इन डेड बॉडीज़ को पैक करेंगे। क्यों? मैंने ला हौला वला पढ़ना चाहता था मगर नामालूम क्यों सवाल किया था कि मुर्दों को क्यों पैक करेंगे। सर्जन दुबे अपने आदमी संपूर्णा की तरफ मुड़ा। तुमने संपूर्णा शेर खान को कुछ नहीं बताया? संपूर्णा बोला, डॉक्टर साहिब, मैंने सोचा पहले बताना क्या ज़रूरी है। हम जब काम करने बैठेंगे तो शेर खान को पता चल जाएगा। नहीं नहीं, ये बुरा है। सच्ची बात है कि मुझे ये छुपाना, झूठ बोलना पसंद नहीं है। अरे भाई, जिस किसी को भी हमारे लिए काम करना है इसे मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब वो क्या काम करेगा हमारे लिए। फिर अपने रबड़ के दस्तानों से खेलता हुआ बोला, हम असल में लाशें एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट? अरे बाप रे, ये क्या बदमाशी हो रही है। मैंने क्या सोचा। डॉक्टर दुबे बोला, बर्मा में ज़्यादा करके बौद्ध हिंदू है, क्रिश्चियन मुसलमान कम कम ही है। हिंदू लोग, बौद्ध लोग अपने मुर्दे जला देता है, मुस्लिम और क्रिश्चियन मट्टी में दफन करता है, समंदर पे हुए तो पानी के हवाले करता है। मतलब दोनों सूरतों में जलाओ के पानी मट्टी के हवाले करो, लाश हमको नहीं मिल पाती। हम कौन? अरे हम मेडिकल कॉलेज वाले। दुनिया भर में यही प्रॉब्लम है। अगर लावारिस नहीं है तो मरने या मरने वाली, तो हम इसके मुर्दे पर हाथ नहीं डाल सकते, तुम जानते हो। नए डॉक्टरों को सिखाने के लिए मर्द और औरत की मुख्तलिफ उम्र की लाशें चाहिए, बहुत लाशें चाहिए, एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों। हमारी एक फर्म है, कैडिवर्स इन लिमिटेड, तो हम दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों को लाशें सप्लाई करते हैं। अभी हम ज़्यादा करके हमने इन लाशों को गट्स मतलब आंतें निकाल के फेंक दिया है। इनका जिगर, दिल, तली, फेफड़ा वगैरह निकाल कर अलग अलग पैकिंग में कर दिया है, स्पिरिट में डाल दिया है। अब ये जो खोखले हैं मतलब खाली लाश लोग हैं, इनको दवा लगा के प्लास्टिक इन ताबूतों में एयर टाइट पैक करके हम रंगून एयरपोर्ट भेज देंगे। वहाँ से मुख्तलिफ फ़्लाइट्स पर अपने अपने ठिकानों पर चली जाएंगी। मुझे मतली आ रही थी, ये किस किस्म का इत्मीनान से मज़े ले लेकर बयान कर रहा है, जैसे कि इंसानी बाक़ियात का जिक्र ना हो, गुटली निकले हुए, शीरे में प्यास किए हुए आड़ुओं पर बात हो रही हो या चिकन पैक हो रहे हो। मैंने बुरा सा मुँह बनाया तो सर्जन दुबे मुस्कुराया, बोला, हमने ये एक लाश बड़ी मुश्किल से कागज़ कंडे और क्या क्या इस्तेमाल करके हासिल की है। कितने ही इन मुर्दों में असली और खालिस ब्राह्मणों की औलादें हैं, बड़े बड़े शानदार बुतमंद लोग हैं। ये सब और एक आधा क्रिश्चियन लोग आग में जलाया जाता और ज़ाया होता। अब यह है कि मेडिकल साइंस तरक्की में है, ये सब भाईबंद काम आएंगे। चलो शेर खान, शुरू हो जाओ। ये जो टब जैसे हैं असल में ताबूत के ऊपर नीचे के पार्ट हैं। एक टब दूसरे में ऐसे फिट हो जाता है कि रबड़ की लाइटिंग पट्टी लगाने के बाद न हवा अंदर जा सकती है न बाहर आ सकती है। मैंने गूं जैसी कोई आवाज़ निकाली। दुबे बोला, संपूर्ण पहले टब में दुआ स्प्रे करो। तुम चाहो तो अपनी कैथोलिक दुआ से ही काम शुरू कर सकते हो। शेर खान, तुम्हें मालूम है ये संपूर्ण कैथोलिक मसीही है। मुझे सुन के दुख हुआ कि एक मजहबी आदमी अपने अकीदे के खिलाफ ऐसी बेहुरमती वाली तिजारत में दुबे का हाथ बटा रहा है। मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, संपूर्ण ताला खोल दो, मैं जा रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इस तरह के किसी काम में कोई मदद नहीं दे सकता। डॉक्टर दुबे हैरत से मेरी सूरत तकने लगा। ये क्या कह रहे हो खान? मैं इस शैतानी बिजनेस में बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। वो रसाने से बोला, तुम समझे नहीं, जो भी लाश है जब जिंदा थी तो किसी असल मर्ज में मुब्तला थी। मैंने, मेरे डॉक्टर साथियों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने पूरी पेशेवराना दानिदारी से काम लेकर तंगो दो की है। इन्हें फिर सेहत देने, कारामद इंसान बनाने की पूरी कोशिश की है, मगर हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद बाज़ मरीज़, बहुत से मरीज़ जांबर नहीं हो पाते। इन बेचारों के साथ भी हुआ है, मर गए, और अब इनको मेडिकल साइंस के लिए मुफीद बनाने का हमारा काम शुरू होता है। ये शेर खान, जाने की बात मत करो। संपूर्ण और तुम स्प्रे किए हुए प्लास्टिक के इस आधे ताबूत पर लाश रखते जाओ, मैं ऊपर से प्लास्टिक के ढकने फिट करता जा रहा हूँ। मुअज़्ज़िज़ समीन हज़रात, शेर खान की दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।